हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लर्नर एंड व्यूअर्स। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इस क्लास में मैं अमित कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टॉपिक है यूज ऑफ इज आर एंड एम, जो कि ये बेसिक टॉपिक है। इसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंग्लिश लर्नर से हैं तो आपको यहाँ से बिल्कुल सीखना चाहिए। और ट्रांसलेशन का कितना अहम रोल है इंग्लिश में वो आप जरूर समझते होंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं और जैसा कि हम लोग ट्रांसलेशन जितना हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, उतना हम इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसे लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको इससे बहुत कुछ अलग से शिक्षा मिलने वाली है। जितना आपने सीखे हैं उसमें आपने कुछ ना कुछ जुड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ इज आर एम, जैसा कि इसमें हम आपको एक बताएं तो सबसे पहले आप शुरू में एक टॉपिक नोट कर सकते हैं। अभी आपको लिखा हुआ मिलेगा स्क्रीन पर, तो आपको ये नोट कर लेना है। जब वाक्य के अंत में है, हूँ या हो रहता है तो वाक्य के कर्ता के अनुसार इज आर एम का प्रयोग होता है। ठीक, फिर से एक बार बोल देते हैं। जब वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया नहीं, इसमें तो एक ही क्रिया रहता है, तो जब वाक्य के अंत में है, हो या हूँ रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इज आर एम का प्रयोग होता है। जैसा कि आप लिख लिए होंगे। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें आपको तीन वर्ब हैं, इज, आर और एम। ठीक, ये तीनों वर्ब का हम लोग कैसे यूज करेंगे उसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये जैसा कि आपको पता होगा, ये एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे वो एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें आपको जो है समझना है, सबसे पहले यहाँ पे आप ये पर्सन है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका सिंगुलर है, और अलग है आपका प्लुरल है। ठीक है, ये आप जरूर से चार्ट देखे होंगे। इसको हम लोग अभी बेहतरीन ढंग से समझते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट। और पर्सन का मतलब होता है आपको यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट होगा सेकेंड पर्सन, उसके बाद होगा थर्ड पर्सन। यानी कि ये तीन पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन अर्थात बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके बोलने वाले जो सब्जेक्ट होंगे, इसमें आपको देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आएंगे वो हो जाएंगे। आपको यहाँ पे 9 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इंग्लिश में 9 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपको अभी देखने को मिलेगा और इसका हम लोग अनुवाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन को समझते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं आई। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन होते हैं? तो वो होते हैं आई। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब इससे एक वचन का बोध होगा। ठीक, फर्स्ट पर्सन के प्लुरल सब्जेक्ट जो होंगे वो होते हैं वी। वी मतलब होता है हम लोग। जैसा कि हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन के ये आई और वी सब्जेक्ट है। कैसे ये माने कि ये फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं? जैसे कि हम बोलते हैं आई मतलब होता है मैं। तो मैं किसी भी वाक्य में बोलने वाला ही सब्जेक्ट होगा, अर्थात बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। जैसे कि बोलते हैं मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो इससे बोलने वाले का बोध होता है। तो मैं जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन का। प्लुरल भी सब्जेक्ट होगा, प्लुरल सब्जेक्ट हो जाएगा वी। जैसे कि हम लोग तैयार हैं, तो ये बोलने वाला सब्जेक्ट है, तो इसे भी हम बोलेंगे प्लुरल सब्जेक्ट। तो आई और वी ये 2 सब्जेक्ट हैं। ठीक, फर्स्ट पर्सन। अब हम समझते हैं सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन होंगे। तो सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट एक ही होते हैं, जिसको आप लोग भली भांति जानते होंगे। उसका नाम है यू। और यू जो होता है सिंगुलर के लिए भी होता है और यू जो होता है प्लुरल के लिए भी होता है। ठीक, तो इसको हम लोग जब यू वाक्य में यूज करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल पता चलेगी कहाँ पे सिंगुलर है और कहाँ पर प्लुरल है। और यू के साथ हमेशा जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहे और ये प्लुरल सब्जेक्ट रहे, हमेशा इसके साथ आर का यूज होता है। यू के साथ किसका यूज होता है? आर का यूज होता है। ये आप निश्चित रूप से
नोट कर लेंगे, यू के साथ आर का यूज करना है, यू के साथ आर का यूज होगा, और यहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, वी के साथ आर का यूज होगा। ये चार्ट बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं? ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट 9 होते हैं इंग्लिश में। अभी तक हम लोगों ने 4 सब्जेक्ट के बारे में जान लिया। ठीक, अब आगे जो है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है ही, सी, इट, और कोई भी एक नाम सिंगुलर नेम रहेगा तो ये सारे थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। जैसा कि थर्ड पर्सन के बारे में बताया जाए, इससे पहले हम लोग सेकेंड पर्सन के बारे में जाने। तो सेकेंड पर्सन क्या होता है? तो सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। जनरली हम लोग हिंदी परिभाषा सुने होंगे, बेसिक परिभाषा है कि सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं। अर्थात जैसे कि हम कहते हैं तुम खुश हो, अर्थात कोई सुन रहा है, सुनने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड पर्सन। तो ये सुनने वाले में यू का यूज होता है, इसलिए यू को सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है। आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम समझते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन किसे कहता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग थर्ड पर्सन सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और कोई भी एक नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। जैसे अगर हम वाक्य में यूज करते हैं, कहते हैं वह अच्छा है, वह अच्छी है, वह तैयार है, वह दयालु है, तो किसी के बारे में हम कह रहे हैं, वहाँ पे ना बोलने वाला है और ना ही सुनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ही और सी, इट और राम जो है ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होंगे और ये सिंगुलर में होंगे। और इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होगा ये बहुत ही मायने रखता है। तो इसमें हमने देखा अभी तक एम का यूज किए हैं, आर का यूज किए हैं, तो बच रहा है इज। तो इज का जो है यहाँ पे यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। ठीक, अब आगे समझते हैं। तो आगे है थर्ड पर्सन में प्लूरल सब्जेक्ट में कौन होंगे? ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में होते हैं एक यहाँ पे हैं दे। दे जो है ये थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं और ये प्लूरल है। जैसे हम बोलते हैं वे लोग तैयार हैं या फिर वे लोग शिक्षक हैं, है ना। तो किसी के बारे में हम कह रहे हैं तो जिसमें हमने दे प्रोनाउन का यूज किया है, दे प्रोनाउन का यूज किया है, तो ये दे जो है आपका क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन के ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक, और इसके साथ यूज होगा आर वर्ब का यूज होगा। इसे आप नोट कर लेंगे, आर वर्ब का यूज होगा। ठीक, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। और इसमें एक सब्जेक्ट और बच जाता है थर्ड पर्सन में। आप प्लूरल सब्जेक्ट में आप बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं द बॉयज, जैसे कि एक से अधिक नाम भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ बोले राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये जो है आपके थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं। ठीक, यहाँ तक तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। और इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? तो आर का यूज करेंगे। ठीक, तो ये चार्ट बहुत मायने रखता है आपको बिल्कुल बेसिक ट्रांसलेशन बनाने में। ठीक है, कि आई के साथ किसका यूज होगा, वी के साथ किसका यूज होगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ें पता रहती है, फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए ये नया चीज़ें थी और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैंने जनरली आपको बता दिया। अब जो है इसका हम लोग ट्रांसलेशन में अभी एक्सरसाइज 1 को देखने वाले हैं, जो कि जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से रहेगा। जो ही बच्चे क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो बेसिक लर्नर है वो तो बिल्कुल इस वीडियो को नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप बिल्कुल बेसिक से क्लास लेते जाइए और आपको इंग्लिश में बिल्कुल इम्प्रूव नजर आएगी। तो चलिए हम लोग आगे जो है एक और चीज़ देख लें। तो जैसे कि हमने बोला था कि जब वाक्य के अंत में है, हो या हूँ रहता है तब वाक्य के कर्ता के अनुसार इजारे का प्रयोग होता है। जैसे कि हम एक यहाँ पे सेंटेंस देखें, जैसे लिखा हुआ है पिताजी तैयार हैं। ठीक, पिताजी तैयार हैं, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर पिताजी जो है सिंगुलर में है और यहाँ पे वर्ब है प्लूरल में। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा? फादर इज रेडी, फादर इज रेडी। तो यहाँ पर जैसे कि शुरुआत में बोला गया था, जब वाक्य के मुख्य अंत में है, हो या हूँ रहता है
तब वाक्य कर्ता के अनुसार इजारा का प्रयोग होता है। जैसा कि है देख रहे हैं, लेकिन है का इंग्लिश आर होता है, लेकिन आपको यहाँ पे इज देखने को मिल रहा है। तो वही बात मेन नोट है, वो नोट जरूर आप कर लेंगे और उसी के अनुसार जो है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 में सारे ट्रांसलेशन को बनाने वाले हैं। तो आपका एक्सरसाइज 1 बेहतर ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 1 को बनाते हैं। तो फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 1 पर आ चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1 के सारे ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं हिंदी में, और इसका हम लोग अनुवाद इंग्लिश में करके सीखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो कि प्रचलित बुक है उसे अगर आप लोग बनाते होंगे तो निश्चित रूप से जो है आप एक्सरसाइज 1 को यहाँ से बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और जो बेसिक लर्नर हैं वो तो आपको जरूर, अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी आप यहाँ से बिल्कुल बना सकते हैं और अपने ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मैं खुश हूँ, इसका हो जाएगा आई एम हैप्पी। और जो भी ट्रांसलेशन के रूल हैं वो हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। आई एम हैप्पी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रांसलेशन का पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल होता है। ट्रांसलेशन के अंत में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज होता है। तो इस प्रकार से आप देखते जाएंगे। मैं तैयार हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम रेडी। आई एम रेडी। अगर आप सीखे हुए हैं तो भी आप निश्चित रूप से देखें ताकि आपको भी बिल्कुल हेल्प मिले। मैं धनी हूँ, इसका क्या हो जाएगा आई एम रिच। कुछ नहीं तो प्रैक्टिस तो आपको जरूर होगा। हम लोग गरीब हैं, तो इसका क्या हो जाएगा वी आर पुअर। नेक्स्ट है हम लोग दयालु हैं, इसका हो जाएगा वी आर काइंड। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग खुश हैं, तो इसका क्या हो जाएगा वी आर हैप्पी। नेक्स्ट है आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं यू आर गुड। आप धनी हैं यू आर रिच। नेक्स्ट है आप लोग तैयार हैं यू आर रेडी। नेक्स्ट है तुम गरीब हो यू आर पुअर। देख सकते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पे यू के साथ आर का यूज कर रहे हैं, आई के साथ एम का यूज किए हैं। इसी प्रकार से जैसे लिखा हो तुम लोग उदास हो, तो इसका क्या हो जाएगा यू आर सैड। वह अच्छा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज गुड, ही इज गुड। नेक्स्ट है वह मोटा है, वह मोटा है तो ही इज फैट। नेक्स्ट है मैं मदन हूँ, मैं मदन हूँ, तो आई एम। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम का यूज है, तो नाम का पहला अक्षर आप बड़ी लिखेंगे तो हो जाएगा MADAN मदन। मैं मदन हूँ, आई एम मदन। इसी प्रकार से हम लोग इधर की ओर चलते हैं, तो इधर भी उसी एक्सरसाइज 1 का जो है सारा ट्रांसलेशन दिया गया है। इसका हम लोग भी फिर इंग्लिश में अनुवाद करके सीखते हैं। वह अच्छी है, तो यहाँ पे वह जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है यहाँ वहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी इज गुड। बाकी नेक्स्ट है राम नेक है, तो राम इज जेंटल, राम इज जेंटल। नेक्स्ट है सीता बीमार है, सीता इज इल। मोहन स्वस्थ है, मोहन इज हेल्दी। देख सकते हैं अगर आपके बच्चे भी पढ़ते हैं एक्सरसाइज इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसे यह वीडियो शेयर करें ताकि आपके बच्चे यहाँ से मिला करके बिल्कुल वो समझ सकते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से। और ये लगभग हर एक बुक स्टोर पर मिल जाती है ये किताब। गीता तैयार है, अगर किताब नहीं भी है तो यहाँ से बिल्कुल हिंदी अनुवाद वो कर सकते हैं।
गीता तैयार है, तो गीता इज रेडी। यह लाल है, इट इज रेड। यहाँ पे इट का यूज करेंगे, यह लाल है। किसी चीज के बारे में, किसी निर्जीव चीज के बारे में जब बताया जाए तो वहां हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। यह मजबूत है, तो यहाँ हो जाएगा इट इज स्ट्रॉन्ग। तो आपने देखा इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सारे प्रयोग हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग, वे लोग तैयार हैं, दे आर रेडी। नेक्स्ट है वे लोग खुश हैं, तो दे आर हैप्पी। लड़के उदास हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, द बॉयज, क्योंकि लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे द बॉयज आर सैड। कॉमन नाउन में प्रयोग होता है द बॉयज आर क्या हो जाएगा, सैड। नेक्स्ट है बच्चे प्रसन्न हैं, तो द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। यह वीडियो आपको 10 मिनट जरूर लेगी, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे ट्रांसलेटिव इंग्लिश सीखने को मिलेगा और इस पर आधारित आप बहुत सारे ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। राम और मोहन अमीर है, तो क्या हो जाएगा, राम एंड मोहन। राम एंड मोहन, यहाँ पे है राम और मोहन अमीर हैं, तो यहाँ हो जाएगा राम एंड मोहन आर रिच। ठीक, नेक्स्ट है आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। जिस प्रकार से हम आपको बना के तुरंत दिखा रहे हैं, आप भी बिल्कुल इस प्रकार से बना सकते हैं। और ट्रांसलेशन में जब आप इम्प्रूव करेंगे तो आप ये हिंदी वाक्य खुद से बोलने लग जाएंगे। राम बहादुर है, तो क्या हो जाएगा, राम इज ब्रेव। राम इज ब्रेव। वह सीता है, वह सीता है, तो सी इज सीता। सी इज सीता। नाम है, पहला अक्षर बड़ी देना है, सी इज सीता। वह राम है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज राम। राम का पहला अक्षर बड़ी। तो इस प्रकार से हमने देखा एक्सरसाइज 1 के सारे ट्रांसलेशन को मैंने इंग्लिश अनुवाद करके आपको बताया। आपको कैसा लगा, आप मेरे प्रयास को कैसे नजरिया से देखे, आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2 को लेकर के आएंगे और आप बेहतरीन ढंग से यहाँ से सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।